अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अहमद और मशवरा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक और स्पेशल गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं, डॉक्टर फरहान मुस्तफ़ा। उनकी काबिलियत, उनकी डिग्री और उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बताएं, आपकी डिग्री किस चीज़ में है? जी मैं इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हॉस्पिटल से किया है और इसके साथ साथ में एमआरसीपी यूके की डिग्री भी मुझे हासिल है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे MRCP यूके से क्या मुराद है? मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, बेसिकली ये यूके की डिग्री है जो इंटरनल मेडिसिन में ही दी जाती है और ये पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें कम्पीट करते हैं इसी एग्ज़ाम में और ये इंटरनेशनल डिग्री उनको भी दी जाती है जो। क्या ये बात सच है कि आप 23 गोल्ड मेडलिस्ट हैं? जी, जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेसिकली एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जो स्टूडेंट सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करता है, उसको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट माना जाता है और उसमें उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो जब इसको कंबाइन किया गया मेरे कॉन्वोकेशन में, तो मेरे 23 टोटल जो है गोल्ड मेडल्स बने थे। सो नाजरीन, आप इनकी कंपैटिबिलिटी और आप इनकी कंपेटिटिवनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 23 गोल्ड मेडल्स ये लेना कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में मेडिसिन्स को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। एक ये है कि सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ओवर द काउंटर जाके ऐसी मेडिसिन्स ले लेते हैं जो कि उनको नहीं लेनी चाहिए। इसकी क्या वजह? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? और प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी आप जो है मेडिसिन्स जो है परचेज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से हर दूसरा शख्स जो है वो जाके फार्मेसी पे अपना मसला बताता है और विदाउट प्रेस्क्रिप्शन जो है अपनी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो वहाँ से इजीली उसको अवेलेबल हो जाती है। तो इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन रेट पाकिस्तान में बहुत हाई है। तो इसका मतलब है जो फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही है, क्योंकि जो मरीज़ भी जाके अपना मसला बताता है फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट से अकॉर्डिंगली एडवाइस कर देता है। तो इन अदर वर्ड्स के फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर का रोल भी प्ले कर रहा है। इसमें आप दोनों अतराफ पे आम इंसान को और गवर्नमेंट को भी क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि ये सेल्फ मेडिकेशन बंद हो जाए? इस पे बिल्कुल गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन करनी चाहिए, ठीक है? और विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। दैट इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स, पेन तमाम, किलर्स, एवरीथिंग। हर मेडिसिन जो है वो इस ज़ुमरे में आएगी। सबसे ज्यादा कौन सी दवाई ऐसी है जो कि अब्यूज होती है? सबसे ज़्यादा पेन किलर्स जो हैं वो अब्यूज़ होते हैं, ठीक है? और जब भी कोई किसी भी छोटी-मोटी दर्द में भी कोई मरीज़ फार्मेसी पे जाता है और मेडिसिन लेता है तो उसको कोई ना कोई पेन किलर ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है? तो पेन किलर्स सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होने वाली मेडिसिन में शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रुझान और बहुत बढ़ता जा रहा है, बेख्वाबी या स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया जिसको कह ले। लोग इनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें बेसिकली ये ग्रुप जो लोग स्लीप पिल्स लेते हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं या जो नाइट शिफ्ट पे ड्यूटी कर रहे होते हैं जो मुलाज़िम, वो अक्सर स्लीपिंग पिल्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब स्लीपिंग पिल्स का ये है कि इनिशियली आप बहुत कम डोज पे बहुत अच्छा इफेक्ट आप ले लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आपको उसी डोज पे आराम आना बंद हो जाता है। फिर आप उसकी डोज को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, फिर आपको वो सेम इफेक्ट जो है वो अचीव होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये डोज जो है वो मुसलसल इंक्रीज ही होती चली जाती है और मरीज जो है वो स्लीपिंग पिल्स का एडिक्ट बन जाता है या डिपेंडेंट हो जाता है और उसके बगैर उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत बहुत हाई डोजेस ले रहे होते हैं, तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी उसी तरीके से आते हैं। जी, कॉमन साइड इफेक्ट्स अगर स्लीपिंग पिल्स के हम देखें, जी, जी। वो क्या है? देखिए, इसमें सबसे बेसिक जो साइड इफेक्ट है वो मेमोरी लैप्सेस है और इसका इफेक्ट सुबह उठने के बाद भी आता है। तो मरीज सुबह के टाइम भी डिजी होगा, उसके फॉल का रिस्क बढ़ जाएगा और अपनी डेली जो रूटीन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इसके साथ साथ ये जो सांस लेने के जो पट्टे हैं उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। और अगर बहुत ओवरडोज की जाए तो ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज कर सकती है, डेथ हो सकती है मरीज। तो आप देख रहे हैं कि बज़ाहिर सादा सी दवाई नज़र आने वाली कितनी आपको इंटरनली ये डैमेजेस जो है वो पहुंचा सकती है। इनके एक तरफ तो फ़ायदे हैं कि आपको नींद आ जाएगी, लेकिन एक तरफ 1000 नुकसानात हैं जो कि आपको डॉक्टर साहब ने चंद उनमें से बताए। अब हम
एक और टॉपिक में दाखिल होते हैं, एंटीबायोटिक। मुझे एक बताएं, एंटीबायोटिक्स जो हैं इसका यूज मिस यूज मुआशरे में वो तो चल ही रहा है, एंटीबायोटिक काम कैसे करती है? देखिए, एंटीबायोटिक हम हर उस मेडिसिन को कहते हैं जो किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी में अपनी एक्सेस हासिल कर ले, उसके खिलाफ किसी भी तरीके से काम करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम उसे ओरली ही दे रहे हैं, हम ज़ाहिर है इंट्रावीनस इंजेक्शंस के ज़रिए भी एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का आजकल जो मिसयूज़ हो रहा है वो इस तरीके से है कि कुछ मामूली सा बुखार हुआ, मौसमी बुखार हुआ, वायरल इलनेस हुई, तो उसके लिए भी लोग बिला धड़क एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अजिथ्रोमाइसिन खा ली। जी, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन खुद से सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं कि चलें इससे जल्दी आराम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि जल्दी आराम आ जाएगा। तो बेसिकली होता ही है कि जब एंटीबायोटिक्स आप विदाउट इंडिकेशन यूज करते हैं तो जो बैक्टीरिया, जो जरासीम अंदर जिस्म के डिवाइड कर रहा होता है, वो उसके खिलाफ मज़ाहमत अपनाता है, वो उसके खिलाफ वेपन्स, एंटीजन्स ऐसी प्रोड्यूस करता है कि वो फिर उस एंटीबायोटिक को एस्केप करना सीख लेता है। तो जब विदाउट इंडिकेशन यूज किए जाएंगे एंटीबायोटिक्स, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंट होता चला जाएगा, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब हम वो एंटीबायोटिक इंडिकेशन में भी देंगे तो उसका असर बैक्टीरिया के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो उसको एस्केप करना सीख चुका होगा। इसकी एग्जांपल जैसे ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, जो आजकल नया टाइफाइड आया है, जी, वो शायद इसी की एग्जांपल। बिल्कुल। और आप ये देखें कि पहले ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट था, MDR, अब ये XDR बन गया हुआ है, यानी उससे भी खौफनाक किस्म जो है वो आ गई है, जो किसी भी ड्रग को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो ये एंटीबायोटिक मिसयूज की वजह से जो है रेजिस्टेंस डेवलप होता है। सो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बज़ाहिरन आपको ज़ुकाम, बुखार से तो निजात दिला सकता है, लेकिन ये किसी ऐसी बीमारी की तरफ भी आपको धकेल सकता है जिससे फिर आपको दूसरी एंटीबायोटिक्स ना बचा सकें। अच्छा, एक और मैंने देखा है कि बाहर के ममालिक में जो डॉक्टर्स होते हैं वो एमॉक्सिलिन से शुरू करते हैं, फिर कुछ तवक्कुफ देते हैं, फिर वो हायर डोज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर तो सीधा सिप्रोफ्लॉक्सासिन से बात शुरू हो रही है, लिंजोलिड से बात शुरू हो रही है। ये अप्रोच क्यों आ गई है इधर? बिल्कुल, ये अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमें बेसिक एंटीबायोटिक्स को ही यूटिलाइज करना चाहिए एज अ फर्स्ट लाइन, जो गाइडलाइंस भी इसी तरीके से गाइड करती हैं। तो जब आप फर्स्ट लाइन को पहले यूटिलाइज करेंगे तो फिर आपके पास सुपरा ऑप्शंस जो हैं वो पड़े रहते हैं। ठीक है, कि वो अब एक्सट्रीम में जब आपको जरूरत पड़ेगी, कोई एक्सट्रीम इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे फिर आप सक्सेसफुली उनको यूज कर सकेंगे। अगर आप बहुत जल्दी हाई डोज एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, तो फिर अगर उससे रेजिस्टेंस आता है तो फिर आपके पास कोई नया ऑप्शन मौजूद नहीं है। और आपको ये बताऊं कि 2050 तक कोई नई एंटीबायोटिक जो है वो मार्केट में आने नहीं वाली। अच्छा, क्या कंपनी टू कंपनी एफिकेसी में फ़र्क है? जी, कंपनी टू कंपनी एफिकेसी में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। जो कंपनीज अच्छी मेडिकेशंस, प्योरीफाइड मेडिकेशंस प्रोड्यूस करती हैं, उनका इफेक्ट यकीनन जो है वो बेहतर है। अच्छा, मैं अब इसको ना थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जो डॉक्टर्स की क्लासिफिकेशंस हैं, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज। फॉर एग्जांपल, अगर एक मरीज़ साइकेट्री की मेडिसिन ले रहा है, उसके बाद पेट के मसाइल की भी अपनी अद्वियात ले रहा है, न्यूफ्रोलॉजी की भी अपनी अद्वियात ले रहा है, अब उसको कोई मसला आ गया है, तो उसमें इंटरनल मेडिसिन वाले का क्या रोल है? देखिए, इंटरनल मेडिसिन वाला जो बंदा है, जो स्पेशलिस्ट है, वो बिल्कुल इसमें बुनियादी रोल उसी का ही है। इंटरनल मेडिसिन का जो स्पेशलिस्ट होता है वो तमाम फील्ड्स का ही माहिर होता है। एलर्जीज, इन्फेक्शंस, वो तमाम चीज़ें उसने पढ़ी होती हैं और वो उस फील्ड का माहिर होता है। तो वो बुनियादी डायग्नोसिस में, बुनियादी मेडिसिन में आपको बेहतरीन हेल्प कर सकता है। बेसिक साइड इफेक्ट्स को स्टडी कर सकता है। ठीक है, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करके वो मेडिसिन बंद कर सकता है जिससे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो सब स्पेशलिटीज होती हैं वो बेसिकली इंटरवेंशंस के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, अब मेडिसिन वाला स्पेशलिस्ट भी वही मेडिसिन बिल्कुल एडवाइस कर देगा बेहतरीन किस्म की, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। दोनों की प्रेस्क्रिप्शन सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। जब फर्क आता है कि जब कोई इंटरवेंशन चाहिए, मसलन कोई मरीज ऐसा आ जाता है जिसको कोई पेप्टिक अल्सर है, तो उसने कैमरे वाला टेस्ट करवाना है, तो उसमें ज्यादा रोल फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का आ जाता है कि वो इंटरवेंशन करे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दो सॉल्ट ऐसे हैं जो कि आपस में तजाद रखते हैं, जी जी, और वो मरीज की तबीयत को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन जो दिमाग के डॉक्टर हैं और जो किडनी के डॉक्टर हैं वो शायद उसमें फ़र्क ना कर सकें, लेकिन जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट होगा वो कर सकता है। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है। इसको हम मेडिकल की टर्म में ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसको बड़ी डिटेल से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब कोई दो ड्रग्स आपस में ऐसा कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं जिससे मरीज को कोई फर्ज करें लिवर फेलियर हो रहा है, या कोई किडनी पे, या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कोई नमकियात ऊपर नीचे जा रहे हैं,
तो ये मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको रिकॉग्नाइज करके देगा। नहीं, अब इसमें फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ने डुलोक्सिटिन लिख दी और पेशेंट जो है वो SIADH का और हाइपोनेट्रेमिया का पेशेंट है, उसका सॉल्ट कम होता जा रहा है। अब इसमें क्या मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है वो रूल आउट कर सकता है कि इस दवाई को बंद कर दें, और वो साइकेट्रिस्ट को कह सकता है, या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है? देखिए बिल्कुल चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्कुल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है ना एक, ठीक है, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए कि जी। और वैसे भी नया ड्रग जब भी आप शुरू करें ना, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि उसकी डोजेज आप देख लें कि उसकी डोजेज मरीज के मुताबिक है, उसके वजन के मुताबिक है, उसकी लिवर और किडनी प्रोफाइल के मुताबिक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी कॉस्ट देखें कि क्या मरीज अफोर्ड भी कर सकता है। तीसरी चीज़, उसकी पहले मेडिसिन लिस्ट स्टडी करें आप, कि जो आप नई मेडिसिन उसको शुरू कराने लगे हैं, क्या वो उन मेडिसिन के से जो पहले ले रहा है उसके साथ कोई इंटरेक्ट तो नहीं कर जाएगी जाके। तो ये बुनियादी चीज़ें देख के ही एक अच्छा स्पेशलिस्ट जो है वो मेडिसिन एडवाइस करता है। अच्छा, आजकल हमारे मुआशरे में यंग एज के अंदर लोग इंसुलिन पर आ रहे हैं और डायबिटीज बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि आजकल हमारे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स जो हैं, कि हम ज़्यादातर अंदर बैठे रहते हैं, घरों के अंदर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है कि मोबाइल पे जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ की कर ली जाएँ और बाहर हमें बिल्कुल ना जाना पड़े। तो ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। फिर उसके बाद हमारी जो डाइट्स हैं, हमने बिल्कुल नेचुरल डाइट को तो छोड़ दिया हुआ है ना। हम खाने में भी ये जंक फूड हो गया, बेकरी हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई। कोला ड्रिंक्स के बगैर तो हमारा वैसे भी आपको पता है कि कोई हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, किसी के घर जाएं तो वो आपको सबसे पहले जो है वो कोला ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स देगा। तो ये जो डाइटरी एक जो हमारी एक रवैया बन गया है, और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये दोनों जेनेटिक्स को, जो हमारी पाकिस्तानियों की जेनेटिक्स में भी है, तो जेनेटिक्स जो है अपना इजहार तब तक नहीं करती जब तक उन्हें वो एनवायरनमेंट ना दे। अच्छा, पाकिस्तानियों के जेनेटिक्स में डायबिटीज ज्यादा? ज्यादा है बिल्कुल। अब तो डायबिटीज में पाकिस्तान वैसे भी नंबर 1 है दुनिया में, अब नंबर 1 हो। चलें, एक तमगा तो हमें मिल गया कि डायबिटीज़ में हम नंबर 1 आ गए हैं। बाकी चीज़ों का तो अभी इल्म नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने यह बिशारत हमें दे दी है कि पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ में चंद पहले ममालिक में शुमार। जी जी बिल्कुल। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे लाइफस्टाइल होते हैं और जो डाइट होती है, ये बेसिकली उस जेनेटिक्स को इग्नाइट करती है, और इस वजह से जो है वो डायबिटीज अब यंग लोगों में जो है वो बढ़ती चली जा रही इसके लिए आप क्या SOS प्रिंसिपल्स, जैसे HbA1c का करना, शुगर का इंटेक या कार्ब का इंटेक कम करना, क्या ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो आप अपने यंगस्टर्स को कहना चाहेंगे? है। एक तो अपना वेट कंट्रोल करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, रोजाना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। कोशिश करें नेचुरल चीजें लें, सैलेड्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये चीजें इस्तेमाल करें, ठीक है। और जंक फूड से जितना हो सके परहेज करें। और शुगर का जहां तक आपने जिक्र किया, तो उसमें अपनी शुगर वैसे घर में ही चेक कर लें। आप अपनी फास्टिंग देखें, फास्टिंग जो है ना 126 से आपकी कम होनी चाहिए, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आप फास्टिंग में चेक करें। और अगर आप रैंडम चेक करें तो वो 200 से लेस होनी चाहिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कुछ लोगों को एक मसला होता है कि उनको शुगर नहीं होती, लेकिन उनका लिवर रात को ना वो शुगर स्टोर कर लेता है, जिसको शायद स्मोगी इफेक्ट या कुछ इस तरह से कहते हैं। वो सुबह आते हैं, उठते हैं, रैंडमली उनकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ले जी ये बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। ये बेसिकली जिगर में जो शुगर स्टोर होती है, वो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो नींद में बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। उन हार्मोन्स के इफेक्ट के अंदर जो लिवर के अंदर स्टोर्ड शुगर है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो वो सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग जब आप चेक करते हैं, तो वो हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से वो शुगर आपकी ज्यादा आती है। ये इफेक्ट देखा जाता है बिल्कुल। अच्छा, इसमें आजकल एक दवाई है जो कि रिसेंटली अभी वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, कंट्रोवर्शियल भी है। उसके लगाने से वेट लॉस भी हो जाता है, लेकिन उसके लगाने से लोगों को हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है, आपको भी पता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह वो मशहूर है। क्या आपके पास भी कोई ऐसे पेशेंट हैं जो कह रहे हैं हमें ओज़ेम्पिक लगा दें या? जी जी बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये अप्रूव्ड मेडिसिन है, ठीक है, बिल्कुल। और बुनियादी तौर पे तो ये शुगर की मेडिसिन थी, लेकिन अब इनको जो है इस मेडिसिन को अप्रूव किया गया है फॉर ओबेसिटी ऑल्सो। तो जो ओवरवेट लोग हैं, चाहे वो नॉन डायबिटिक भी हैं, अगर वो ये यूज़ करते हैं तो उनको वेट में काफ़ी मदद मिलती है, वेट कंट्रोल में ना, ओबेसिटी से वो निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ती है, और अगर आप फिर किस यूज़ करके इसको छोड़ेंगे तो फिर इसका रीबाउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि एक दवाई है जो कि एक ड्रग है, जिसको पार्टी ड्रग भी कहते हैं,
एक्सटेसी, ये किसी ज़माने में वेट लॉस मेडिसिन के तौर पर यूज़ हुई थी और एक बहुत मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके पास इसका लाइसेंस भी था। तो क्या बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हमें डिपेंडेंट बना देती हैं उनके ऊपर? जी जी बिल्कुल, जो आपने ये मेडिसिन बेसिकली इसीलिए बैन हुई क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे एमडीएम में। बिल्कुल, और इसकी डिपेंडेंसी थी, और ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स भी कॉज कर रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये बैन हुई। ठीक है, तो ये ऐसी मेडिसिन जो एडिक्शन प्रोड्यूस करें वो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अवॉइड ही करें। लेकिन ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल पोर्टफोलियो है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी मेडिसिन्स की है जो कि डिपेंडेंसी क्रिएट करती जी बिल्कुल ऐसा ही है। है। और इसके पीछे बिजनेस है या इसके पीछे वाकई इलाज है? देखिए ये मिक्स सी पिक्चर है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, तो जब भी आप लिमिट्स से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपकी सेहत पे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप लिमिटेड उसको यूज़ में रखेंगे तब तक वो आपको बेनिफिट देगी। अच्छा, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बीमारियां हैं वो ट्रेंड्स भी फॉलो करती हैं। जब हम छोटे थे विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी किसी ने सुनी नहीं। अब जो है वो डॉक्टर हर एक का विटामिन डी टेस्ट करवा रहे हैं। आपको डिप्रेशन है, आपको लेथार्जिसिटी है, आपको कोई और दिल के मसाइल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं। ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, आपको वो विटामिन डी टेस्ट करवाएं। क्या ये रिसेंट है या हमें अब पता चला है? ये रिसेंट तो नहीं है, देखिए हमें इसका नॉलेज अब आया है, अवेयरनेस अब आई है। तो विटामिन डी बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें इस वजह से कम है कि एक तो वही कि हम इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा एक्सपोजर कम होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारे अंदर जो हमारा लिवर है, असल में ये मेटाबॉलिज्म लिवर और किडनी में होता है। ठीक है, तो हमारे आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में फैटी लिवर इंतहाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा। परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लिवर डिजीज़ में इसका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की नेचुरल सिंथेसिस हो रही होती है लिवर में और किडनी में, अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है जो विटामिन डी को एक्टिव करता है। इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है और वो फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए, उसके लिए जिगर भी ठीक होना चाहिए, किडनी भी ठीक होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको पता है कि आंतों के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज इतना बढ़ गया है कि वो एब्जॉर्प्शन ही कम है विटामिन डी की, ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ही कम है। तो इस वजह से विटामिन डी के जो टाइटर्स हैं वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कम है। अक्सर आप चेक करवाएं तो आपको विटामिन डी टाइटर्स जो है वो कम मिल जाता हाँ, किसी का 8 पर है, किसी का 12 है। जी पर। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने इंटेस्टाइनल बात की, एब्जॉर्प्शन की, क्या जो आटा है, फ्लोर जी और मैदा, क्या ये ऐसी कोई थ्योरी है कि ये कुछ क्लॉग कर देती हैं हमारी इंटेस्टाइन को, और अब दुनिया कह रही है कि आप आटे से दूर जाएं और चपातियाँ कम खाएं? इज देयर एनी रियलिटी? अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई आंतों को कोई बंदिश कर देती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी हमें हमें चाहिए, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो तो बॉडी को दे देती है, और जो एक्सेस अमाउंट में होती है वो फैट बन जाती है। हाँ, ठीक है, और वो फैट बन के फिर लिवर में भी स्टोर होती है, प्रोटीन बन वो लाइपोप्रोटीन्स बन जाती हैं, और वो फिर हमारी आर्टरीज को भी जो है वो एथेरोस्क्लेरोज करती है, नैरो करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एचडीएल एलडीएल रेशियोज खराब होना शुरू बिल्कुल होती हैं, फिर आप फैटी लिवर की जी तरफ जी, जा जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बॉडी में स्टोर फैट की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, तो फिर वो फैट की मिकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। बढ़ती चली जाती है। अच्छा, जिस तरह मैंने अपना डायबिटीज़ का जिक्र किया उसी तरह हार्ट अटैक भी जो है, और सडन हार्ट अटैक, मुझे आप ज़रा डिफरेंस बताएं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? देखिए, हार्ट अटैक बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि अगर हार्ट को सप्लाई करने वाली जो खून की नालियां हैं उनमें कोई ब्लॉकेज या बंदिश आ जाए तो उसको हम हार्ट अटैक डिफाइन करते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता किसी की दिल की धड़कन बिल्कुल ही बंद हो जाए, रुक जाए ट्रांजिएंटली, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसकी क्या वजूहत है? सबकी उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक ऐसा मरीज जो पहले से ही दिल का मरीज है, दिल की मेडिसिन नहीं लेता, नॉन कंप्लाइंट टू मेडिकेशन है, हैवी स्मोकर है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह नमकियात की जो अमाउंट है वो बॉडी में ऊपर नीचे हो रही है, इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट जी। और ये बढ़ क्यों रहा है और ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? कि यानी कि आप 45 इयर्स में भी आप दिल के पेशेंट देख रहे हैं, 40 साल की उम्र में दिल के पेशेंट देख रहे हैं जी। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत है। ठीक है, जो सबसे बुनियादी वजह है, एक तो वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, डाइट हमारी जो है वो बिल्कुल ना खालिस है, आपको कोई खालिस चीज़ यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं वो इट्सेल्फ म्यूटेशंस हैं।
वो सेल्फ म्यूटेशंस हैं जो बॉडी में चेंजेस पैदा कर रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है, जो बॉडी में चेंजेस पैदा करते हैं, ठीक। उसके अलावा स्ट्रेसर्स हैं, हम लोग स्ट्रेस लेना बहुत शुरू हो गए हैं, ठीक है। और हमारे अंदर जो एक बर्दाश्त की कुव्वत होती है, अगर आप माशरे में ओवरऑल देखें तो आपको पता लगेगा कि जो कुव्वत बर्दाश्त है वो बहुत कम है, आप चीज़ों को बियर नहीं करते, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस का लेवल होता है, इससे कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स है ये बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ठीक है। और ये दिल पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, दिल पे। हाँ जी, ये स्ट्रेस सिर्फ बॉडी और ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, बल्कि हार्ट भी वही स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा ये होता इसका मतलब है, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि सदमे से किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। है। जी जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है हकीकत में भी। अच्छा, लोग आजकल आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इरिटेबल बाउल डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, और हर दूसरा शख्स ये समझता है कि शायद वो उसका शिकार भी है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है या मिक्स ऑफ बोथ है। इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकाकार इलाज क्यों नहीं है? देखिए, बेसिकली आईबीएस का जो ताल्लुक है ना, वो दिमाग और आंतों के बाहमी ताल्लुक से रिलेटेड है, ठीक है। उसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जो दिमाग है वो हमारी आंतों की मोबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, अच्छा। ठीक है। तो जब हम किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेते हैं या हमारी डेली एक्टिविटीज, हमारी हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, अपनी सेहत को टाइम नहीं दे रहे, तो उसमें फिर हमारी एब्जॉर्प्शन और हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है ना वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक। अब इसकी मिसाल ये लें कि जो लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनमें सिंपैथेटिक सिस्टम बड़ा ओवर एक्टिव होता है। अच्छा। तो उनमें आंतों की मोटिलिटी तो डायरेक्ट इसी सिस्टम के अंडर आती है, सिंपैथेटिक सिस्टम अच्छा, के। क्या ये आंतें हमारी वीगस नर्व के थ्रू कनेक्टेड होती हैं? जी जी, वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, और एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, अच्छा। ठीक है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो जब ये इम्बैलेंस होता है, जब आप सिंपैथेटिक ओवरफ्लो में बहुत ज्यादा सोचे हैं, स्ट्रेस है, तो फिर आंतों की मोटिलिटी तो डायरेक्ट इफेक्ट होगी, क्योंकि ये गट ब्रेन एक्सिस जो है ये इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ये इन्हीं दोनों से कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक विशियस सर्कल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये डिप्रेशन कॉज करता है, और पेट खराब होता है, पेट खराब होता है और डिप्रेशन कॉज करता है, और फिर लेकिन इसको पकड़ा किधर से जाए? क्या पहले ब्रेन को फिक्स किया जाए या पहले गट को फिक्स किया जाए? देखिए, इस अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें तो हमें दोनों चीज़ों को ही देखना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। जाहिर आपको स्ट्रेसर्स को भी कंट्रोल करना है और अपनी डाइट को भी मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो स्ट्रेसेस में आप क्या ट्रंकलाइजर्स की तरफ जाएंगे या किस एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ? अच्छा, इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स वैसे तो रिकमेंडेड है, ठीक है, हम दे देते हैं। लेकिन मरीज को अपना जो लाइफ स्टाइल है ना उसको मॉडिफाई करना है, वो इससे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको। डॉक्टर साहब, मरीज उस एक फाइनेंशियल बर्डन में होता है कि ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ। उससे बच्चों की फीस अदा करनी है, उसने एक इकोनॉमिकल सारा स्ट्रक्चर चलाना है, सो हाउ कैन ही हेल्प हिमसेल्फ? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब इसका जवाब ये है कि इंसान को अपनी सेहत को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो देनी है। तो जब वो खुद की सेहत को प्रायोरिटी देगा, जाहिर है वो अगर सेहतमंद है तो तभी वो इन सब चीजों को कोप कर पाएगा। तो अगर वो अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो फिर वो कोई भी फंक्शन प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पाएगा। इस पर मुझे एक शेर याद आया कि तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सो अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, बाकी तो चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर भरमार है अल्टरनेट मेडिसिन की, और वो बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं मेल इम्पोर्टेंसी ख़त्म हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या वाकई वो क्लेम्स हैं, वो उनमें कोई सच्चाई है, या दुनिया अब एलोपैथी से दूर जा रही है? जी देखिए, बुनियादी तौर पे इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हैं या जो कहवे हैं या जो जो आपके होम्योपैथिक मेडिसिन हैं या आपकी ये जो हर्बल प्रेपरेशंस हैं, ये बुनियादी तौर पे एविडेंस बेस्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा। हम जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं वो साल साल तजर्बे के बाद मार्केट होती हैं, एक प्रोसीजर से प्रॉपर गुजरती हैं, और उसके बाद ही हम उसको अलाउ करते हैं कि वो इंसानों पे जो है वो यूज़ हो, ठीक है। ये जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड जरूर हो सकती है, लेकिन एविडेंस बेस्ड नहीं है, इन पे कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इनका जो यूज़ है वो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। कोई 100% रिजल्ट आप अगर हम वैसे भी पॉपुलेशन में देखें, ये प्लेसिबो भी, प्लेसिबो इफेक्ट, बिल्कुल प्लेसिबो इफेक्ट बिल्कुल इनका होता है। और अगर हम इनका इफेक्ट भी अगर मेजर भी करें, हम देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता इनके यूज करने से,
ठीक है। तो इनका यूज़ बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट है और एक बैलेंस लाइफस्टाइल है, जितना अच्छा वो आपको इम्यूनिटी बूस्टर दे सकता है, उतना मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आपको नहीं दे सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्लास ऑफ ड्रग्स है स्टैटिन्स जिस पे आती हैं, एट्रोविस्टैटिन हो गई, रेवोस्टैटिन हो गई, इनमें फ़र्क क्या है? इतने ज़्यादा स्टैटिन्स क्यों हैं? देखिए, स्टैटिन्स पूरी फैमिली है। कुछ वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, कुछ हाई पोटेंसी हैं, कुछ लो पोटेंसी। तो बेसिकली ये ग्रुप है। और जो आपने जैसे नाम लिए, रोविस्टा है या अटोरवा है, ये बेसिकली उन ग्रुप्स की डिफरेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। फैमिलीज हैं, फैमिली सेम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन सॉल्युबिलिटी में और बायोअवेलेबिलिटी में डिफरेंस है। तो क्या ये खाने चाहिए? अच्छा, ये भी विदाउट इंडिकेशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इनकी इंडिकेशंस ये हैं कि डिसलिपिडीमियाज हो, कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बढ़ाओ, ट्राइग्लिसराइड्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। तो ये लोग क्योंकि हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है इन लोगों में, तो फिर हम इनको ज़रूर स्टैटिन जो है वो एडवाइस करते हैं, ठीक है। विदाउट इंडिकेशन वेट लॉस के लिए लेना ये बिल्कुल सही नहीं का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा है, साथ में लैब रिपोर्ट में इंडिकेटर्स भी दिए दिए होते हैं जी जी कि बिल्कुल। हार्ट रिस्क है, ये है, ये है। तो हमारी हाफ पॉपुलेशन का अगर आप टेस्ट करवाएंगे, उनका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा ही होगा। क्या सबको स्टैटिन्स लगनी चाहिए? अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है। अब इसमें यह है कि फैट्स को लो करने के लिए सिर्फ स्टैटिन्स नहीं है, और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो आजकल मार्केट, जिसमें फिनोफिब्रेट्स हैं, फिब्रेट्स का ग्रुप है। फिर उसके बाद कुछ विटामिन्स हैं, ऐसे नायासिन है, वो भी फैट्स को कम करती है, ठीक है। तो इसके ग्रुप सिर्फ स्टैटिन्स पे वो नहीं है। तो ये फैट जो है ये लिपिड को भी कम करेगा, जो आप बता रहे हैं ये ग्रुप्स? जी जी, ये ग्रुप पूरे ऑल लिपिड पे एक्ट करता है। सारे जो स्टैटिन्स हैं वो बेसिकली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अच्छा। अगर जो बाकी प्रोफाइल बड़ी होती है, जैसे एचडीएल होता है, एलडीएल है, या जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, उनको कम करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन फिर साथ ऐड करनी पड़ती हैं। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन में है, या अब हम तफाहम में है कि हमें ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए, या कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं चीज़ों के साथ, और आज उन्होंने बहुत सारी ड्रग्स पर, लाइफस्टाइल पर और हमारी जो आदत हैं उनके ऊपर रोशनी डाली। मैं जाते जाते डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आपको बताएं कि मशवरा का कॉन्सेप्ट उनको कैसा लगा और किस तरह से ये हमारे माशरे में मज़ीद बेहतरी ला सकता है। जी, मशवरा का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें यह है कि हम अपनी जो जनरल पॉपुलेशन है उनको हम बहुत सारी टिप्स ऐसी दे रहे हैं कि वो मेडिसिन के बगैर अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सके। तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि आप अद्वियात के बगैर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो मशवरा को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें अगर आपका कोई सवाल है। और आप डॉक्टर फरहान मुस्तफ़ा के साथ कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं थ्रू सर्च अ डॉक्टर, या आप हमारी AI चैट से जब चैट करेंगे तो मे बी ही बिकम्स द फर्स्ट चॉइस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।